बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने नंबर थ्योरी जो है ये कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और इसमें जो चैप्टर नंबर 1 जिसमें मैं आपको नंबर थ्योरी की जो चंद एक बेसिक्स जो चीज़ें हैं वो इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एलसीएम और एचसीएफ या जिसे आप जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कहते हैं उसको आप किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, और इसके अलावा और कुछ बेसिक चीज़ें थी। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं। आज के लेक्चर में मज़ीद कुछ चीज़ें हम सीखेंगे। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपके पास अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो उन दोनों का जीसीडी लॉन्ग डिवीज़न से कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये चंद एक बेसिक चीज़ें हैं, इनका आपको पता होना चाहिए पहले। तो जीसीडी बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो क्वेश्चन में सपोज आपके पास क्वेश्चन इस तरह कहता हूँ कि आपका टारगेट ये है कि फाइंड जीसीडी ऑफ 310 and 200 बाय डिवीज़न मेथड। आपने डिवीज़न मेथड से जीसीडी मालूम करना है इन दो पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो ये चीज़ें बेसिक आप खैर पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जस्ट आपको रिवाइज़ करवाना मकसद है। डिवीज़न मेथड में सिर्फ आपने होता ये है कि आपने जो ग्रेटेस्ट नंबर है 310 उसको आपने यहाँ पर अंदर लिख लिया, ये बाहर आ गया 200, इसको आपने डिवाइड करना है 200 1 सा 200, रिमेनिंग आपके पास क्या बच जाएगा 110। अब आप ये जो कम्प्लीटली चुके ये डिवाइड ना हुआ, अब 200 को आप दोबारा इधर लिखोगे, फिर ये आपके पास 110 सा 110 आ जाएगा, ये माइनस करेंगे ये रह जाएगा 90। फिर आप मज़ीद यहाँ पर ये 110 को आप दोबारा इधर लिखोगे, 90 1 सा 90, ये बाकी आपके पास यहाँ पर रह जाएगा 20। ठीक है, अब 20 के बाद यहाँ पर ये जो 90 बचा है उसको यहाँ पर दोबारा लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बेटा यहाँ पर आ जाएगा 24 से 80 और ये बाकी आपके पास क्या रह जाएगा 10। लास्ट स्टेप यहाँ पर अब 20 को आप लिखेंगे और 10 2 सा 20। अब आप देखें माइनस करके आपके पास बाकी रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, तो ये जब जिस नंबर पर जाकर ये फाइनली डिवाइड हुआ है, ये 10 जो है, ये 10 यहाँ पर इन दोनों नंबरों का क्या है जीसीडी है। तो यहाँ पर 310 और 200 का जो जीसीडी आया, जीसीडी के लिए मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि इस तरह आप ये ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं। जब दो नंबरों के ऊपर इस तरह ब्रैकेट लगी होगी तो इसका मतलब है कि आपने इन दोनों का क्या मालूम किया है जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, डेट इज़ इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास बेसिक्स थी, ये आपने पहले छोटी क्लासेस में पढ़ी हैं, लेकिन यहाँ पर जस्ट आपको रिवाइज़ करवा रहा हूँ। ये हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पर इन चीज़ों का जो इस्तेमाल आएगा इसलिए यहाँ पर ये बताना ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर अब दो नंबरों के दरमियान डिविजिबिलिटी की जो डेफिनेशन है, ठीक है, वो डेफिनेशन क्या है उसको देखें। नहीं बेटा जी, नेक्स्ट यहाँ पर अब डिविजिबिलिटी जो है वो टू इंटीजर्स के दरमियान उसको हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमारा रियल नंबर वगैरह के साथ कंसर्न नहीं है, तो डिविजिबिलिटी रियल नंबर की या रैशनल नंबर की जो है उसके मुतालिक हम यहाँ पर डिस्कशन नहीं कर रहे। तो इसकी डेफिनेशन देख लें पहले डिविजिबिलिटी की। लेट ए एंड बी आर टू इंटीजर्स। फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास ए और बी जो हैं वो दो इंटीजर्स हैं एंड ए जो है वो आपका है नॉन ज़ीरो इंटीजर, ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। देन ए सेट टू डिवाइड बी, ए सेट टू डिवाइड बी, तो ए जो है वो बी को डिवाइड करेगा इफ़ there exists an integer
इफ़ देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर c, आपको अगर एक इंटीजर c मिले सच डैट कि b जो है वो a टाइम्स c के बराबर आ जाए, तो तब फिर आप कहते हैं कि a जो है वो b को डिवाइड करता है। मिसाल के तौर पर आसान सी बात है, ये मुश्किल नहीं है। आप जानते हैं कि 3 जो है 3 डिवाइड्स 12, इसमें किसी किस्म का कोई शक है? कोई शक नहीं है। 3 डिवाइड्स 12, अगर 3 डिवाइड 12 करता है तो आप इसको डिवाइड जब करते हैं तो आपको एक इंटीजर c जो है यहाँ पर मिलता है, और वो c कौन है यहाँ पर? ये आपका 4 है। अब ये आपका c है, ठीक है, यहाँ पर ये जो है वो आपका a है और ये आपका b है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखें, क्या आप b को लिख सकते हो इस तरह, b इज इक्वल टू a टाइम्स c, ठीक है, यही लिखा ना। b कौन है 12, a कौन है 3, c कौन है 4, तो 12 को आप लिख सकते हैं ना इस तरह 3 × 4, ठीक होगी बात ये। तो यही डेफिनेशन है आपके पास अगर एक इंटीजर दूसरे इंटीजर को डिवाइड करता है, सही है। अब दूसरी बात ये कि अगर आपका a b को डिवाइड करता है, इफ़ a डिवाइड्स b, अगर a b को डिवाइड करता है, देन वी राइट इट एज अगर a b को मैं बता रहा हूँ डिवाइड करता है, तो फिर आप उसको सिंबॉलिकली इस तरह लिखते हैं, a के दरमियान ये वर्टिकल लाइन लगाएंगे और ये लिखेंगे a डिवाइड्स b, इसको पढ़ेंगे a डिवाइड्स b, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखें, आपका जो 3 है वो 12 को डिवाइड करता है, तो आप इसको ऐसे लिखोगे 3 लाइन लगाकर इस तरह 3 डिवाइड 12, ठीक होगी बात ये। दूसरी बात, यहाँ पर a डिवाइड b जो है ये सिंबल और इसको ऐसे लिखना a ओवर b, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ये दोनों एक जैसी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर तो ये एक फ्रैक्शन है, a ओवर b द फ्रैक्शन, और दिस शोज a डिवाइड्स b। और यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, डिवाइड करने का मतलब जब आप ये कहते हैं ना a b को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब है कम्प्लीटली डिवाइड करता है, रिमाइंडर उसका 0 है यहाँ पर, ठीक होगी बात ये। तो यहाँ पर a ओवर b जो है, मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर लिखा है जैसे 3 डिवाइड 12, तो इसको तो ये तो हो गया ना 3 डिवाइड 12। अब अगर इसको इस तरह लिखें 3 ओवर 12, तो क्या ये चीज़ और ये चीज़ एक ही मीनिंग रखती है? नहीं, ये एक फ्रैक्शन है, वो आपके पास एक सिंबल है जो ये शो कर रहा है कि ये वाला पहला नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर बात क्लियर होगी कि नहीं होगी यहाँ पर? दूसरी बात, अगर a b को नहीं डिवाइड करता तो फिर आप उसको ऐसे लिखोगे, a के ऊपर ये वाली इस तरह की लाइन लगा देंगे, ये वाली, ठीक है, तो ये शो करेगा a डज नॉट डिवाइड b, सही होगी बात ये। नेक्स्ट बेटा जी, यहाँ पर अब हम सिंबॉलिक डेफिनेशन जो है एलसीएम की और जीसीडी यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है उसकी डेफिनेशन देखते हैं। सिंबॉलिकली आप उसे कैसे यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने लेक्चर नंबर 1 में एलसीएम और जीसीडी के मुतालिक डेफिनेशन बता दी थी आपको, मैं दोबारा फिर एक्सप्लेन करता हूँ। जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। दो पॉजिटिव इंटीजर्स के a और b के दरमियान जीसीडी एक ऐसा नंबर होता है जो a को भी डिवाइड करता है और b को भी डिवाइड करता है। अब यहाँ पर चूँकि आपने डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, तो डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन को मद्देनज़र रखते हुए आपने जीसीडी की और एलसीएम की डेफिनेशन लिखनी है इन टर्म ऑफ डिविजिबिलिटी। तो वो कैसे लिखेंगे? वो है a number d is called GCD of number D is called GCD of A and B, और A और B क्या है? यहाँ पर आपके दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इफ़ एक नंबर D को आप GCD कहते हैं, ये दो नंबर A और B का, अगर ये दो कंडीशन आपका जो D है वो सेटिस्फाइड करता है। पहली कंडीशन तो ये है कि आपका जो D है वो A को भी डिवाइड करता है एंड D जो है वो B को भी डिवाइड करता है, क्योंकि ये तो इसकी डेफिनेशन है ना कि जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र D होता है, ठीक है, वो लाजमन A और B को डिवाइड करेगा, ठीक होगी बात ये। दूसरी बात ये कि ये जो D है ये A और B का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी A और B के मुख्तलिफ कॉमन फैक्टर होंगे, ठीक है, उनमें सबसे हाईएस्ट जो होगा वो आपके पास जो है वो D होना चाहिए। तो दूसरी शर्त ये है, अगर आपका एक नंबर C जो है वो भी A को डिवाइड करता हो और C आपका B को भी डिवाइड करता हो,
दिस इम्प्लाइज जो आपका सी है ना वो डी को भी डिवाइड करेगा, एंड सी जो होगा वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू डी होगा। मतलब क्या है इसका, मिसाल के तौर पर आप गौर करें कि आपका जो 20 और 30 है, इन दोनों का जो जीसीडी निकलता है वो आपके पास बराबर है 10 के। अब यानी इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 10, 20 और 30, बड़े से बड़ा टेबल जिसमें ये दोनों आते हैं वो आपके पास 10 है। ठीक है, ये जीसीडी का मतलब है कि 20 और 30 जो हाईएस्ट टेबल है ना जिसमें ये दोनों आते हैं वो 10 का टेबल है। तो इसका मतलब इन दोनों का जो जीसीडी है वो 10 है। बट अब आप गौर करें कि आपके पास यहाँ पर 2 जो है वो भी 20 को डिवाइड करता है और 2 30 को भी डिवाइड करता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन 2 यहाँ पर इसका जीसीडी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 2 20 को भी डिवाइड करता है 30 को भी डिवाइड करता है तो फिर लाजमी बात है कि 2 यहाँ पर 10 को भी डिवाइड करेगा, यानी कि जीसीडी को। तो यही मैंने लिखा है कि अगर एक नंबर आपको सी मिले जो ए को भी डिवाइड करे, सी बी को भी डिवाइड करे, तो इसका मतलब सी फिर डी को भी डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, और सी लाजमन डी से छोटा होगा। सही है, दूसरे अल्फाज में ये एक्चुअली थ्योरम है, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जाके आगे कि दो नंबरों के दरमियान जो उनका जीसीडी होता है वो यूनिक होता है, वो एक ही हो सकता है, एक से ज़्यादा जीसीडी नहीं हो सकता दो नंबरों के दरमियान। ठीक है, तो इस एग्जांपल में आप देख रहे हैं कि 20 और 30 का जीसीडी अगर 10 है तो अगर 2 20 को डिवाइड कर रहा है, 2 30 को भी डिवाइड कर रहा है, तो फिर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ डिवाइड करना ये शर्त नहीं है कि ये दोनों 2 जो है वो इसका जीसीडी बन गया, नहीं। फिर आपने ये भी देखना है कि वो जो नंबर होगा ना वो इसके ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर से यानी जीसीडी से हमेशा छोटा होगा अगर इस डी के अलावा आपको नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो ये जनाब आपके पास डेफिनेशन थी जीसीडी की इन टर्म ऑफ डिविजिबिलिटी। अब हम डेफिनेशन एलसीएम की लिखते हैं इन टर्म ऑफ डिविजिबिलिटी। नेक्स्ट बेटा जी, यहाँ पर अब एलसीएम की डेफिनेशन देखते हैं इन टर्म ऑफ डिविजिबिलिटी। एलसीएम से मुराद आप जानते हैं दो पॉजिटिव इंटीजर्स का दरमियान उनका एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है कि वो दोनों नंबर अपने एलसीएम को डिवाइड करते हैं, यानी एलसीएम जो है वो हमेशा बिगर होता है उन दोनों नंबर से। ये लास्ट टाइम मैं बता चुका हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास दो नंबर ए और बी हैं, अगर आपने इनका एलसीएम मालूम किया है एम, तो फिर आपका ये जो एम है एलसीएम ये ए से भी बिगर होगा और बी से भी बिगर होगा। ठीक है, लें जी, अ नंबर एम इज़ कॉल्ड एलसीएम ऑफ ए एंड बी इफ़, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड करता है ये नंबर एम, तो फिर आपका ये एम जो है यहाँ पर एलसीएम बनेगा। एक तो ये है कि ए एम को भी डिवाइड करेगा, बी एम को डिवाइड करेगा। ठीक है, यानी ये दोनों नंबर जिनका आपने एलसीएम निकाला ये दोनों एम को डिवाइड करते हैं अपने एलसीएम को, ये मैं बता चुका हूँ। अच्छा, फर्ज करें कि अब आपके पास यही दोनों नंबर ए और बी एक दूसरा नंबर एन को भी डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर आप याद रखें चूँकि m जो है वो यहाँ पर है एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल ए और b के दरमियान जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो m है। तो अगर a और b एक दूसरे नंबर n को भी डिवाइड कर रहे हैं तो फिर ये बात सिर्फ यही हो सकती है कि आपका ये जो m है चूँकि ये लीस्ट है तो फिर ये m खुद n को डिवाइड करेगा और m n से लेस देन या इक्वल होगा। मिसाल के तौर पर आप देखें कि आपके पास 20 और 30 का जो एलसीएम आता है, एलसीएम ऑफ 20-30 ये बनता है 60 के इक्वल। अब आप देखें आपका जो 60 है वो 20 पर भी डिविजिबल है, 20 डिवाइड 60, एंड 60 जो है वो 30 पर भी डिविजिबल है, 30 आल्सो डिवाइड 60। अब मिसाल के तौर पर मैंने ये जो बात n वाली ली है, आप फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पर जो आपका n है वो 600 है। अब ये जो n 600 है, अब ये जो आपका n 600 है, इस 600 को आपका a यानी यहाँ पर a जो है वो 20 है और b आपका 30 है। इस 600 को आपका a भी डिवाइड कर रहा है और आपका b भी यहाँ पर 600 को डिवाइड कर रहा है। लेकिन इस m यानी कि यहाँ पर एलसीएम जो निकला 60, उस m में और 600 में क्या रिलेशन है, कौन बड़ा है? आपका n की वैल्यू 600 बड़ी है और m की वैल्यू 60 जो है वो स्मॉलर है। और दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर जो 60 है वो डिवाइड कर रहा है 600 को। ठीक है, यानी m डिवाइड कर रहा है n को। सही है, तो ये बताने का मकसद ये है कि आपके पास अगर दो नंबरों के दरमियान एलसीएम होता है वो ये शर्त पूरी करता है कि वो एलसीएम दोनों नंबर्स पर डिविजिबल होता है, वो एलसीएम बताते खुद इन दोनों नंबरों से बड़ा होता है। ठीक है, लेकिन वो आपके पास होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पर, यानी अगर आपको एक और नंबर ऐसा मिलता है जो ए और बी के ऊपर डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है, तो फिर वो वाला नंबर लाजमी इस एलसीएम से बड़ा होगा। सही है, इससे छोटा नंबर इनके कॉमन मल्टीपल में और कोई नहीं होगा, ये बताने का मकसद है यहाँ पर।
नेक्स्ट बेटा जी, यहाँ पर लास्ट टॉपिक आज का और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, समझने के ये नंबर थ्योरी का जो जान है ये नंबर थ्योरी की, ठीक है। तो क्या है जी कॉन्ग्रुएंसी। यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी दो नंबर्स के दरमियान किस तरह डिफाइन करते हैं। मैंने कहा जी लेट ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, आपके पास ए और बी यहाँ पर दो इंटीजर्स हैं, देन ए इज़ कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलू एम। तो ए को बी का कॉन्ग्रुएंट कहेंगे, बी मोडुलू एम के लिहाज से। अगर इफ़ एम डिवाइड्स करता है ए माइनस बी को, ए को बी का कॉन्ग्रुएंट कहेंगे मोडुलू एम के लिहाज से। अगर आपका ये जो नंबर एम है, ठीक है, ये इन दोनों ए और बी के जो डिफरेंस है उसको डिवाइड यहाँ पर करता है ये, ठीक है। डैट इज़ ए माइनस बी इज़ डिविजिबल बाय एम। सिम्बोलिकली जब ए बी के कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसको हम इस तरह लिखते हैं, ए और ये जो तीन लाइंस मैंने लगाई हैं ये कॉन्ग्रुएंट साइन को शो करती हैं, कॉन्ग्रुएंट साइन को। तो ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलू एम, ठीक है, इसे ऐसे पढ़ते हैं, ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू बी मोडुलू एम। अब यहाँ पर लॉन्ग डिवीजन में ज़रा चेक करें कि ये जो ए बी और मॉडुलू एम जो है यहाँ पर ये क्या क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखें ज़रा, मिसाल के तौर पर बेटा यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ कि 8 जो है वो देखें कॉन्ग्रुएंट होता है 3 के मॉडुलू 5। अब इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि आपका जो ये मॉडुलू 5 है ये डिवाइड करता है 8 माइनस 3 को। इसको आप इधर ले आएंगे तो 8 माइनस 3 बन जाएगा ना। तो 8 माइनस 3 को ये 5, ये वाला 5 मॉडुलू 5 ये डिवाइड करता है, जाहिर सी बात डिवाइड करता है। 8 माइनस 3 आंसर कितना आएगा 5, तो 5 डिवाइड करता है 5 को, सही है। अब इस चीज़ में ज़रा गौर करें, अगर इसे आप लॉन्ग डिवीजन के हवाले से देखते हैं, ये आपका है 8 मॉडुलू 5, ये 5 आ गया यहाँ पर, 5 1 सा 5, बाकी क्या बच गया 3। इसका मतलब ये है कि ज़रा यहाँ पर गौर करें कि ये जो मॉडुलू के अंदर ये वाला नंबर 5 है ना, एक्चुअली ये आपका होता है डिवाइज़र। मॉडुलू के आगे यहाँ पर जो नंबर होता है वो डिवाइज़र होता है। दूसरा, ये जो शुरू में 8 लिखा हुआ है ना, ये असल में डिविडेंड है जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं। और ये जो चीज़ है नीचे जो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट साइन के बाद आप ये 3 बचा है, ये कौन है, रिमाइंडर है। क्या है, रिमाइंडर है। इसका मतलब ये है कि जब आप दो नंबरों के दरमियान ये इस तरह कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन लिखते हैं, इसका मतलब ये है कि जब आप ये कॉन्ग्रुएंट की डेफिनेशन लिखते हैं, यहाँ पर जो पहला नंबर होता है ये आपका होता है डिविडेंड, जिसको आपने डिवाइड करना होता है। ये जो बाकी बचता है ये हमेशा रिमाइंडर होता है आपका, ये वो है जो डिवाइज़र है। मिसाल के तौर पर इस चीज़ को मज़ीद मैं यहाँ पर एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर एक मैं आपको कहता हूँ जी 14 कॉन्ग्रुएंट है x के मॉडुलू 3 के। तो x की वैल्यू आपने बतानी है, तो आपने x यहाँ पर बताना है, ये क्या बनेगा, ठीक है। अब एक्चुअली कहना मैं क्या चाह रहा हूँ कि आपने एक x यहाँ पर एक ऐसा x सोचना है, ठीक है, कि जब उसको 14 में से माइनस कर दिया जाए तो वो 3 पर डिवाइड हो जाए, यानी कि 3 डिवाइड्स 14 माइनस x। अब यहाँ पर इस तरह सोचना शायद मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसको इस सेंस में लेके चलेंगे तो फिर आपको इजीली पता चल जाएगा। मैं क्या करूँगा, ये जो 14 है इसको यहाँ पर रखूँगा, मॉडुलू 3 यानी 3 यहाँ पर डिवाइज़र है, इस पर डिवाइड करूँगा, 3 4 12, बाकी क्या बच गया 2, ये x की वैल्यू है। आपका यहाँ पर याद रखें ये 3 लाइंस यानी कॉन्ग्रुएंट साइन के बाद जो नंबर आएगा वो हमेशा रिमाइंडर को शो करेगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा 2, तो यहाँ पर जनाब x की वैल्यू जो है वो 2 के बराबर है। आप देख सकते हैं जब यहाँ पर x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 14 माइनस 2 बचेगा 12, तो 12 इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। मज़ीद यहाँ पर एक और लास्ट एग्जांपल देख रहे हैं। फिर मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पर 1024 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू x मॉडुलू 6 के। तो आपने x की वैल्यू बतानी है। मैंने अभी आपको बताया है कि 1024 यहाँ पर एज अ डिविडेंड आ जाएगा, x एक्चुअली रिमाइंडर है, रिमाइंडर आप यहाँ से मालूम कर लेंगे, मॉडुलू 6 पर आप डिवाइड कर लें इसको, ठीक है। ये आ जाएगा 6 1 6, रिमेनिंग 4, 2 नीचे आ गया, 6 7 42, ये 0 बच गया, यहाँ पर आ जाएगा ये बाकी बच गया 4 यहाँ पर। तो अब मज़ीद ये डिवीज़न पॉसिबल नहीं है, लेकिन जी यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 4 के बराबर है। यहाँ पर x 4 रखेंगे तो आपका जो 6 डिवाइड करेगा 1024 माइनस x को, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर तो 1024 है, अगर यहाँ पर बहुत बड़ी वैल्यू हो
तो फिर भी क्या हम आप 6 से डिवाइड करते फिरेंगे? नहीं, ये इंशाल्लाह जब कॉन्ग्रुएंसी का चैप्टर प्रॉपर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर मैं आपको फिर बताऊँगा कि कॉन्ग्रुएंस रिलेशंस होते हैं हमारे पास। अगर नंबर बहुत बड़े भी हों तो फिर आपको इस तरह लॉन्ग डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको बताना असल में मकसद ये था कि लॉन्ग डिवीजन का इसके साथ कंपैरिजन करके बताना मकसद ये था कि ये चीज़ एक्चुअली आपकी होती है डिविडेंड। यहाँ पर इन 3 लाइनों के बाद ये जो नंबर आता है ये एक्चुअली रिमाइंडर को शो करता है और ये आपका डिवाइज़र होता है यहाँ पर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन देखी, ठीक है। फिर आपने सिंबॉलिक डेफिनेशन देखी जीसीडी की और एलसीएम की। फिर आपने कॉन्ग्रुएंसी जो है उसको किस तरह डिफाइन करते हैं वो देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लीनियर डायोफेंटाइन इक्वेशन के मुतालिक पढ़ेंगे, ठीक है, और उसको आज सोल्यूशन कैसे मालूम करते हैं वो देखेंगे। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।